हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस और इसमें हम आज 27 क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 है ये। With the question number first, the equivalent mass of arsenic sulfide in the following reaction। हमको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है और इसमें हमको आर्सेनिक सल्फाइड का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो जो हमको ये जो इक्वेशन दी गई है, जब हम इसमें आर्सेनिक और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यानी कि रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, तो हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन हियर। तो ये देखिए, आर्सेनिक की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 से किस में बदल रही है जी, +5 में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। टोटल आर्सेनिक कितने हैं, 2। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 × 2 = 4। सिमिलरली सल्फर के केस में देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कितना हो रहा है, 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन सल्फर कितने हैं, 3। तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो कितना हो गया, 24। नाउ टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आपको दोनों मतलब इस पूरे आर्सेनिक सल्फाइड के इक्विवेलेंट वेट की बात की गई है, तो दोनों में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट किससे चेंज हो रही है, 24 + 4 28 से। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या है, मतलब आप इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आया उसको ऐड करोगे, 24 + 4 = 28। तो अगर हमारा एन फैक्टर 28 है तो हमको मालूम है ना कि उसके बाद क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब हमारे को हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है जी, m है। तो m डिवाइडेड बाय क्या होगा, 28। तो फर्स्ट का ऑप्शन 4th होगा जी सही आंसर। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, एक OH और एक सल्फर के साथ O और OH। ठीक है, तो -1 -1 -2 एंड -2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, एंड +6 जो आएगा वो किसके ऊपर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज सल्फर के ऊपर। एक और चीज़, आप बोलोगे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो -1 इस सल्फर की वजह से एंड एक और -1 आएगा जो हाइड्रोजन की वजह से आएगा। तो टोटल चार्ज तो ऑक्सीजन पे -2 ही होगा, सिर्फ सल्फर के कॉरस्पॉन्डिंग में -1 इसका फॉर्मल चार्ज है, दैट्स वाई आई रिटन -1। तो -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, दैट्स वाई सल्फर पे कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज आ जाता है +6। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 कितना हो गया जी, 6। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इन CrO5। ठीक है, तो ये है जी हमारा CrO5 का स्ट्रक्चर। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज ये है और एक पेरोक्साइड लिंकेज ये है। ठीक है, तो CrO5 का आपको स्ट्रक्चर याद ही रहना चाहिए। कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, तो 2 पेरोक्साइड लिंकेज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeC2O4 required to react with 1 mole of KMnO4 in एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो KMnO4 क्या करता है, आयरन ऑक्जेलेट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले तो हमें ना इसका केमिकल ये मालूम होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए KMnO4 फेरस ऑक्जेलेट को क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, देखो Fe2+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो रही है, 3 में चेंज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर निकल रहा है, ये मैग्नीज एंड पोटाशियम आयन अलग अलग। अब बात क्या है कि अगर हमको ये इक्वेशन पता है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या देखेंगे कि KMnO के 3 मोल कितने मोल फेरस ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 5 मोल को। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे 5 मोल फेरस ऑक्सीलेट को कौन कर रहा है, 3 मोल। ठीक है, तो 1 कितने को करेगा, 1 मोल किससे होगा, 3/5 मोल से। क्या हमको किसी ऑप्शन में दे रखा है, हाँ जी, तो हमको दे रखा है। तो इसने ये कहा है, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, मतलब कितने मोल आयरन ऑक्सीलेट के रिएक्ट करेंगे KMnO4 के साथ। ठीक है, तो कितने करेंगे जी, 3/5 मोल। अभी देखा ना हमने, जो हमने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन में इसके 5 मोल रिएक्ट किए 3 के साथ। ठीक है, तो 1 में कितने करेंगे, 3/5 करेंगे, तो इसलिए 4th का आंसर हो जाएगा 3/5। देखिए यूनिटी मेथड है ना, फिर से दिखा देती हैं एक बार कि 5 मोल आयरन ऑक्सीलेट के साथ ट्रीट करते हैं, 3 मोल किसकी, KMnO4 के साथ, तो 1 कितना करेंगे,
1 मोल आयरन ऑक्सीलेट का किसके साथ ट्रीट करेगा, 3/5 के साथ, तो 3/5 मोल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, और देखिए अगर आपको KMnO4 का पूछा है ना, ठीक है, तो आप रिवर्स भी बना सकते थे इक्वेशन को, है ना, कि 5 मोल KMnO4 के रिएक्ट कर रहे हैं या 3 मोल आयरन ऑक्सीलेट के रिएक्ट कर रहे हैं 5 के साथ, तो वो कितने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ M is the molar mass of P4 in the following reaction, the equivalent mass of P4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है जी, सबसे पहले हमको ये जानना है, ठीक है, P4 3OH नेगेटिव है ना, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। जो आपका फॉस्फोरस है ना, उसकी देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो रिडक्शन के केस में देखिए आपका 0 से यहाँ पे फॉस्फोरस पे आ जाइए। ठीक है, टोटल आपको देखिए कितने हैं जी, ये सॉरी यहाँ पे देखिए -3, 0 से कहाँ जा रही है, -3 जब रिडक्शन हो रही है, तो टोटल फॉस्फोरस कितने 4, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे थे एक फॉस्फोरस के लिए, तो 4 हैं तो कितने होंगे, 4 × 3 = 12। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या हो रहा है, 0 से जा रहा है +1 में, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ कितने 4, तो 4 × 1 = 4। ठीक है, अब n फैक्टर क्या है भैया आपका, n फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपको सेम कंपाउंड की, सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, तो रिडक्शन वाला फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन वाला फैक्टर डिवाइडेड बाय रिडक्शन का फैक्टर प्लस ऑक्सीडेशन का फैक्टर, जिसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा 3। ठीक है, 12 कैसे निकला मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ पे रिडक्शन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 3, एक फॉस्फोरस के लिए कितने फॉस्फोरस है 4, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, रिडक्शन के केस में और ऑक्सीडेशन के केस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो 1 × 4 करेंगे, 12 × 4 डिवाइडेड बाय 12 + 4 48 डिवाइडेड बाय 16 = 3। एन फैक्टर आपका 3 निकला, तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा, m / 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा आपका m / 3। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिडल कार्बन इन द कार्बन सब ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमको कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए क्या है, C3O2। ठीक है, ये लिखा मैंने, तो मिडल वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, 0 है। ठीक है, क्या है मिडल वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, क्योंकि उसके दोनों साइड क्या है, सेम एलिमेंट है, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0। तो 6th का क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4th, द मास ऑफ FeSO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज बाय 50 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम है नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 = N2V2। ठीक है, और नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 = इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव। इक्विवेलेंट को आप इस तरीके से कंसीडर करिए, N1V1 = N2V2, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या कंप्लीटली रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो N1 कैसे निकालते हैं हम, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी हो गई 1 और n फैक्टर तो आपको निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपको मालूम है n फैक्टर, यहाँ पे देखिए एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 होता है, और आपके नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के कितने दिए थे, 0.2, वॉल्यूम कितना दिया 50 ml, तो 50 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके निकल गए, फेरस सल्फेट के। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं 0.05। अब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर भरेंगे और उसको दूसरी साइड लेकर जाकर 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो W यानी कि FeSO4 का कितना मास रिक्वायर्ड
सल्फाइड था दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, वो आपका निकल जाएगा, जो कि है आपका 7.6 ग्राम। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमको दे रखा है जी ये थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ करके, वैसे तो आपको समझ ही आ गया है, पर फिर भी देख लीजिए। अब मैंने क्या बोला, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए, है ना, कि हम इसकी जगह अगर नॉर्मेलिटी को अगर हम मोलैरिटी भरना है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके KMnO4 के कितने दे रखे थे, एक तो हमें 0.2 मोल दे रखे थे, सॉरी मोलैरिटी दे रखी थी, एंड इसका वॉल्यूम जो है 50 दे रखा था। अच्छा सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये हैं आपके एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, ये 50 वॉल्यूम दे रखा था, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने को। अब FeSO4 के केस में जो एन फैक्टर था एसिडिक मीडियम में वो 1 होना था, ठीक है जी। और आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ मतलब मोलैरिटी की जगह पुट किया मैंने, इसके केस में एन फैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम तो क्या होगा 1 लीटर स्टैंडर्ड मानेंगे आप लोग, और एन हमने निकाले FeSO4 के, ठीक है। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ, ये देखिए FeSO4 के नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहाँ पे क्या है आपके 50 का वॉल्यूम, ये क्या है जी आपकी नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और यहाँ पे क्या है जी आपका, ये वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए लिखा गया है, और 5 क्या है, ये आपका वैलेंसी फैक्टर है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये क्या है, मैंने कहा ये वही वाली इक्वेशन है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इक्विवेलेंट्स को बोला गया है। अब N को यहाँ पे इन्होंने बदल दिया था मोलैरिटी वाले फैक्टर में, है ना, कि उसके लिए क्या किया इन्होंने, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी, है ना, नॉर्मेलिटी की जगह, और मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस वही यहाँ पर इन्होंने पुट किया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, मतलब अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन। The oxidation state of iron in Fe 0.93 into 0 1.00, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसको मैंने यहाँ सॉल्व करके रख दिया है पहले ही। अब इस x की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं है, तो हमने लिख दिया x इंटू 0.93 प्लस एक ऑक्सीजन है, और इस एक ऑक्सीजन पे कितना आपका चार्ज है -2 पता है हमें, इज इक्वल टू क्या है ओवरऑल 0। तो यहाँ से क्या है 0.93 इज इक्वल टू 2, तो x क्या निकल गया 2 डिवाइडेड बाई 0.93, जिसको हम लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 93 इज इक्वल टू 2.14, जिससे हमने इसके ऊपर क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया, या फिर हम इसको 200 डिवाइडेड बाई 93 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में दे रखा है 200 डिवाइडेड बाई 93। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। 200 ml KMnO4 in acidic medium which can oxidize 20 ml of 30 volume H2O2 completely, ठीक है। तो इसके लिए हमें मालूम है, ठीक है, कि जो आपकी यहाँ देख लीजिए मोलैरिटी ऑफ H2O2 कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2, ठीक है। तो वॉल्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। मैं एक बार अलग से लिख के दिखाती हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अब आपको गिवन क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है और मोलैरिटी निकालोगे आप, तो मोलैरिटी क्या बन जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, वॉल्यूम कितना दे रखा है H2O2 का 30 डिवाइडेड बाय करोगे आप 11.2, ठीक है। अब देखिए
अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि मैंने कहा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकल गई, मोलैरिटी निकल गई। नाउ वंस अगेन सेम वही इक्वेशन, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2O2, बिकॉज KMnO4 और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अब N की जगह हमें मोलैरिटी दे रखी है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई। ठीक है, मालूम है नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब नॉर्मेलिटी की जगह हम क्या लिखते हैं, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी, है ना, तो वो हमने दोनों जगह लिख दी। अब हमको देखो मालूम था कि यहाँ पे हमने क्या लिखना है ना, जैसे कि एक साइड है आपका KMnO4 और दूसरी साइड क्या है जी आपका H2O2। KMnO4 के केस में एसिडिक मीडियम में N फैक्टर 5 होता है ना। मोलैरिटी हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम आपको पता है कितना दे रखा है जी इन्होंने, अभी देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन में। और दूसरी साइड हमें मालूम है आपको वॉल्यूम दे रखा था 20 ml, और उसकी मोलैरिटी कितनी निकाली थी हमने थोड़ी देर पहले, 30 डिवाइडेड बाय 11.2। एंड यहाँ पे एसिडिक मीडियम में N फैक्टर होता है आपका 2। ठीक है, अब हम दूसरे वाले का वॉल्यूम भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसने यहाँ पे, मोलैरिटी ऑफ 200 ml, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 200। अब यहाँ से मोलैरिटी निकल जाएगी किसकी, KMnO4 की, विच इज इक्वल टू 0.11, है ना। और वही हमको निकालना था, ये हमारे को सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मीडियम भी दे रखा है, तो आपने क्या करना है, ये N1 N2 वाली इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आप मोलैरिटी या गिवन मास किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, या आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स पर मोलैरिटी कहती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर आपका जैसे कि स्टैंडर्ड 1 लीटर दिया गया है या जो भी है, तो वहाँ पे उसकी हेल्प से आप N निकाल सकते हो, या जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया होगा। या फिर एक चीज़ ये भी है ना, यहाँ देखिए V है और यहाँ पे भी क्या है, V है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल आपका यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स N फैक्टर को मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इन CrO5, H2SO5 एंड H2S2O8। तो CrO5 का स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना। कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। H2SO5 का भी हमने देखा था, कितनी पेरोक्साइड लिंकेज थी, 1 पेरोक्साइड लिंकेज थी। तो पहले में 2 और दूसरे में 1। उसके बाद H2S2O8, तो हमें H2S2O8 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो H2S2O8 का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए वो इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर है। तो पेरोक्साइड लिंकेज कितनी है, एक ही है ना पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो हमें पता है पहले में 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, इसमें 1 और इसमें 1, तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 1 1। तो 10th का हो जाएगा जी 4th ऑप्शन। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th पर। हमको एक इक्वेशन दी गई है और इसमें कहा है आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, किसका, अंडरलाइन कंपाउंड का। तो ये वाला जो कंपाउंड है आपका CuSO4, आपको इसका इक्विवेलेंट वेट क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम है कि आपके इक्विवेलेंट जो आपका ये गिवन कंपाउंड है ना, इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना कॉपर की, ठीक है, इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज चेंजेस बाय 2। ठीक है, दैट इज चेंजेस बाय 2। देखिए जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ 1 है ना। तो +2 और 1 और साथ में यहाँ पे कितने कॉपर दिए गए हैं, 2 कॉपर। तो ओवरऑल जो चेंज होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर देखिए 3 नहीं, जैसे मैं 2 + 1 3 कर रही थी, पर मैं गलत कर रही थी। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया रखा है जी, +2 और यहाँ पे क्या है +1, लेकिन कितने कॉपर हैं, 2। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो चेंज कितना आ रहा है, जैसे 1 और यहाँ पे कितने हैं, 2 का। ठीक है,
तो एक से कितने में मतलब सॉरी 2 से कितने में बदल रही है, 1 में बदल रही है, तो ओवरऑल चेंज कितने का आएगा, 1 का आएगा। तो n फैक्टर क्या हो गया आपका 1, तो फिर इसीलिए m डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 1, तो इसीलिए 11th का जो आंसर है दैट इज़ वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है वो निकल रही है +1। ठीक है, तो +2 से +1 में जाने पे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ना। जैसे 2 कॉपर है ना, दोनों में 1 1, तो मतलब टोटल 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो वेल n फैक्टर कितना हो गया 1, तो m डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m। तो इक्विवेलेंट वेट कहता है मोलर मास, m इज योर मोलर मास, तो m डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी कि 1, तो m डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू m। तो 11th का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 12 हमको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें हमें NaOH का n फैक्टर को बताना है। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्सचेंज हो रहे हैं और किस किस के बीच में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका Cl2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे Cl की हो रही है रिडक्शन और यहाँ पे Cl की हो रही है ऑक्सीडेशन। कितने Cl एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है 1, और कितने Cl एटम की रिडक्शन हो रही है दैट इज योर 5 है ना। 5 क्लोरीन आर गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं टोटल रिडक्शन में 5, और इलेक्ट्रॉन को देने वाले कौन है 6 NaOH। तो इसका जो n फैक्टर है दैट इज योर 5 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय कितने 6 से। तो 12th का हो जाएगा जी थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन द एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला, इसके लिए अगेन आपको एक केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। सल्फाइड आयन लिख दिया है मैंने, एसिडिक मीडियम, और आपका है साथ में KMnO4। अब यहाँ पे देखिए जी क्या हो रहा है, अगर आपको ये पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन मालूम है तो हमें क्या यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 5 मोल सल्फाइड आयन को, ठीक है, के साथ कंप्लीटली कौन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल किसके KMnO4 के। तो 1 मोल किसके साथ करेगा 2/5 के साथ ना। देखिए जैसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अब हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बोलती है भाई, देखो कि 5 मोल किसी चीज़ के रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल के साथ, तो 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2/5 के साथ, बस वही पूछा हुआ था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, KMnO4 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड आयन के साथ 1 मोल के साथ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि देखिए जी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 5 मोल सल्फाइड आयन को कंप्लीटली रिड्यूस करते हैं 2 मोल, तो 1 मोल को कितने करेंगे 2/5 मोल किसके KMnO4 के। तो विच इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 14 देखिए, MnO4 2 नेगेटिव यानी कि K2MnO4 की बात की गई है, इसका 1 मोल न्यूट्रल मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट टू। कैसे डिसप्रपोर्शनेट होता है न्यूट्रल मीडियम में, डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है सेम कंपाउंड की ही क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 14, तो न्यूट्रल मीडियम में K2MnO4 है ना, न्यूट्रल मीडियम देखो वाटर ली हमने, तो ये MnO2 और MnO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, MnO4 2 नेगेटिव पहले +3 और 6 ऑक्सीडेशन में था, तो ये जो 2 कंपाउंड में बदल रहा है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में बदल रही है जिसमें मैग्नीज की रिडक्शन हो रही है, और दूसरे में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में बदल रही है यानी कि ऑक्सीडेशन, तो डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो MnO4 2 नेगेटिव किस में बदल रहा है, जब पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, हाफ MnO2 में एंड 2/3 MnO4 नेगेटिव में। तो हाफ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड 2/3 मोल ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, MnO4 O2 का है 1/3 ना, MnO2 का है 1/3 जो यहाँ और यहाँ दे रखा है, एंड 2/3 मोल है किसका MnO4 नेगेटिव का। तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो दोनों ही केस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, तो 15 का थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, if m is the molar mass of K2Cr2O7
द इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr2O7 इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे K2Cr2O7 का क्या हो रहा है जी, यहाँ पे इसको हीट करने पे इट इज़ गेटिंग डिकम्पोज्ड इनटू दीज कंपाउंड्स, ठीक है। और जब हम इसकी ओवरऑल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि इसका n फैक्टर जो कि 6 रहता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, इसका मोलिकुलर मास m डिवाइडेड बाय 6, तो 16 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? H2O2, SO2, HNO2, all of these. So all of these act as oxidizing as well as reducing agent. Now question number 18, which of the following is correct about bleaching powder? It has both ionic and covalent bond. The oxidation number of chlorine is -1. The oxidation number of chlorine is +1. All of these, so all these statements are correct. So you should know very well the formula of the bleaching powder so that you can easily justify all these statements. तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार. You can see here very well the structure of the your bleaching powder. तो यहाँ देखिए calcium 2+ O negative which are very well balanced. One chlorine atom is +1 and another chlorine atom is your -1, मतलब दोनों एक दूसरे को, ठीक है, एक पे +1 चार्ज होगा, एक पे -1। और एक और दूसरी बात, +2 और ये O2 नेगेटिव O नेगेटिव जो है इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, और ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट है ये क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन? तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है, जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे एलिमेंट की एक की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सिंगल एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे एलिमेंट की क्या होगी जी, रिडक्शन होगी, ठीक है। तो देखिए एक की यानी कि K की ऑक्सीडेशन हो रही है और Cl की क्या हो रही है, रिडक्शन। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है और यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड जो है उसी का आगे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो सिंगल कंपाउंड की होती है ना। जबकि अबव में तो क्या है, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन हो रही है, दो डिफरेंट कंपाउंड है। सो 19 का जो थर्ड है दैट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इन K3CrO8 एंड Na2S2O3। तो सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर मालूम है, ओनली इन दैट केस यू विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके इसका फॉर्मूला, ठीक है, K3CrO8 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो Cr और O8 है ना। पेरोक्साइड लिंकेज कितनी है जी, 1 2 3 4 पेरोक्साइड लिंकेज है। और दूसरा आपका क्या था, Na2S2O3 है ना। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ Na2S3। तो कितनी पेरोक्साइड लिंकेज है, 0, एक भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 4 and 0, 20 का ऑप्शन थर्ड। नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO4। तो सबसे पहले हमें HNO4 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO4, ठीक है। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज है HNO4 में और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए -2 और इसकी -1। तो ओवरऑल कितना आ गया, नाइट्रोजन पे चार्ज +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जी, +5। कहाँ दे रखी है, थर्ड ऑप्शन में। तो 21st का हो गया थर्ड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट Z and Q रिस्पेक्टिवली इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी थी, आपको इसको बैलेंस करना था। वहाँ से आपको बैलेंस करने के बाद X, Y, Z and Q की वैल्यू निकल जाती। और इस गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है Z and Q की वैल्यू, ठीक है। तो Z and Q की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपकी बैलेंस करके लिख दी है ऑलरेडी। तो ये है Z2 और Q कितना है, 8 दे रखा है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को क्या करना था, हमने बैलेंस करना था। तो 2 and 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
100 gram sample of ferrous oxalate is oxidized completely by 200 ml of 1 molar KMnO4 in acidic medium. Find the percentage purity of the sample. ठीक है, तो सबसे पहले तो सेम हम क्या करते हैं कि n moles of KMnO4 is equal to 1 मोलर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल कैसे हम निकालते हैं, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करके। मोलैरिटी 1 मोल दे रखी थी और वॉल्यूम कितना देकर रखा था 200 ml, है ना। अब इसको भी जब हम आगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आगे हमें क्या मिल जाएगा जी, हमें मोल निकालने थे KMnO4 के फर्स्ट, मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ना इस क्वेश्चन में। देखिए आपको 1 मोलैरिटी दे रखी KMnO4 की एसिडिक मीडियम में, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे क्योंकि आपको मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल देखो कैलकुलेट करके आते हैं 0.2 मोल। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इसकी पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं किसकी, फेरस ऑक्सलेट की, और इसके साथ क्या है जी आपका KMnO4। तो हमने पीछे भी देखा था कि 5 मोल KMnO4 के, है ना, किसके साथ रिएक्ट करते हैं 6 मोल के साथ। तो आपने इक्वेशन लिखी कि 5 मोल KMnO4 के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 6 मोल FeC2O4 के साथ। तो आगे क्या हो जाएगा जी, देखिए इसका मतलब कि 1 के लिए क्या होगा 6/5 हो जाएगा, और 0.2 मोल KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करेंगे 0.24 के साथ। देखिए फिर से बता रही हूँ 0.2 मोल किसके हैं KMnO4 के, है ना। तो 1 मोल KMnO4 कितने ऑक्सिलेट के साथ ट्रीट करता है 6/5 के साथ। कैसे निकाला हमने बोला कि हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि 5 मोल KMnO4 रिएक्ट करता है 6 मोल आयरन ऑक्सलेट के साथ। तो 1 मोल कितने के साथ करेगा 6/5 के साथ करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आपको पता लग गया कि आयरन ऑक्सलेट के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 200 ml 1 मोलर KMnO4 के साथ 0.24। जब आपको नंबर ऑफ मोल निकल गए तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका आयरन ऑक्सलेट का 144। तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 से निकल गया आपका गिवन वेट, कितना निकला 34.56 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी यानी कि निकालनी है आपको। अच्छा 34.56 ग्राम है, और लिया कितना था आपने आयरन ऑक्सलेट 100 ग्राम लिया था। 100 में से प्योर आयरन ऑक्सलेट कितना है 34.56, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली 34.56 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 35% जो है आपकी परसेंटेज प्योरिटी निकली किसकी, आयरन ऑक्सलेट की। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए KMnO4 रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली किसके साथ, आयरन ऑक्सलेट के साथ। ठीक है, जब हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलती है कि KMnO4 के 5 मोल 6 मोल आयरन ऑक्सलेट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं। तो एक KMnO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा 6/5 के साथ। और स्टार्टिंग में जो हमको गिवन स्टेटमेंट थी उससे हमने KMnO4 के मोल निकाले थे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कितने मोल इसके रिएक्ट करे थे 0.2, है ना। तो 0.2 अगर KMnO4 के मोल है तो आयरन ऑक्सलेट के कितने होंगे ये हमने यहाँ से निकाल दिए। जब हमें आयरन ऑक्सलेट के मोल निकल गए फॉर एग्जांपल 0.24, जो कि इस क्वेश्चन में भी सेम ही वैल्यू थी, तो उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके हम उसका गिवन अमाउंट का वेट निकाल सकते हैं। जब हमें वेट मिल गया तो वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट, है ना, जो कि 100 ग्राम दे रखा था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है, तो आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कांट एक्ट बोथ एज, क्वेश्चन नंबर 24, विच कांट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो H2O2, SO2, HNO2 ये तो दोनों ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन SO3 जो है सिर्फ रिडक्टेंट का काम करता है, ऑक्सीडेशन का रिडक्टेंट नहीं, ऑक्सीडेंट का काम करता है, रिडक्टेंट का काम नहीं करता है। सो 24 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इन Fe4 FeCN63 इज। देखिए पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम है फेरीफेरोसाइनाइड है। अब देखो मैंने कैसे निकाला, आयरन जो है ना यहाँ पे बाहर वाला उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3,
ठीक है। और इस पूरे कंपाउंड पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा गया है उस पर चार्ज जो है वो -4 है, ठीक है। इसीलिए Fe के साथ लगा 4 और इस पूरे कंपाउंड के साथ यहाँ क्या लिखा गया है 3। अगर इसके ऊपर 3+ चार्ज है और इस पूरे कंपाउंड पे 4 नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि 6 नेगेटिव चार्ज साइनाइड की वजह से होगा और इस पे होगा +2 चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका फेरो और ये क्या आपका फेरी, बिकॉज आयरन इन हायरन ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्म्ड एज फेरिक और इसको बोलते हैं हम फेरस। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना फेरी फेरो साइनाइड। तो अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हमको बताना है कौन सा रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो हमें क्या पता था कि KClO3 जो है हमारा यहाँ पर वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिसप्रपोर्शनेशन का नहीं है। तो 26 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नाउ आज के इस पार्ट 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द N फैक्टर ऑफ M0.25O इन द रिएक्शन इज। हमको बताना है कि इस केस में आपका N फैक्टर जो है वो क्या होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमें पता है कि ये आपका कोई केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस M की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम नहीं है ना अभी, इसकी मालूम होगी तो हम निकाल सकते हैं कि कितना चेंज आया, N फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपने मानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X, कितने मोल है इसके 0.25, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, जिसके कितने मोल हैं 1, ठीक है। और ओवरऑल में चार्ज कितना है =0। तो यहाँ से हमारा x निकल गया 2 डिवाइडेड बाई 0.25। अब आप बोलोगे कैसे हुआ, तो सिंपल मैथमेटिक्स से -2 था, दूसरी साइड गया तो +2, 0.25 यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा था, दूसरी साइड जाके क्या करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू निकल गई 8। इसका मतलब पहले वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 थी और दूसरे वाले की क्या है 2 है। तो कितना का चेंज आया, मतलब कितना का चेंज हो रहा है, 6 का चेंज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजेज बाय 6। तो मतलब आपका N फैक्टर क्या हुआ 6 हुआ 1 मोल के लिए। लेकिन यहाँ कितना दे रखी है M की वैल्यू 0.25, तो N फैक्टर क्या निकलेगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6, है ना। अब आप बोलोगे कि 6 कैसे है, मैंने अभी समझाया ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 2, कितने का चेंज हो रहा है 6 का चेंज हो रहा है, लेकिन N के मोल कितने दे रखे हैं 0.25, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो N फैक्टर कितना हो गया जी आपका 1.5। किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो 27 का हो जाएगा जी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पहले थ्योरी और सब्जेक्टिव डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ कि जिससे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को इजी कर लेंगे। मैं बिल्कुल ही डिटेल या बेसिक या बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करवा रही हूँ किसी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को, जिसकी वजह से कई बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे हो गया। तो उम्मीद ये है कि आप सब्जेक्टिव या थ्योरी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे। मेरा काम ये है, या जो मैंने अपना एजेंडा सोचा हुआ है, कि मैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपने नहीं किए होंगे या आप थ्योरी या सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हो और सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ द MCQs। सो आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोज़।